नमस्कार दोस्तों। ईडब्ल्यू के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं हिंदी व्याकरण वाक्य रचना, जो कि क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो हम इसको डिटेल में बड़े आराम से, बड़े समझते हुए बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और उसके बाद प्रैक्टिस करवा देंगे। बस आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। वाक्य रचना। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ड है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ड होती है। वर्डों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के मेल से क्या बनते हैं? वाक्य। अब समझिए वाक्य है क्या। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ड होती है। और अगर मान लीजिए वर्ड नहीं है तो सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड होती है। वर्डों के मेल से क्या बनते हैं? शब्द। वर्डों को मिलाने से क्या बनते हैं? शब्द। और शब्दों के मेल से क्या बनते हैं? वाक्य। शब्दों के सार्थक या व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। तो शब्दों के सार्थक और व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? वाक्य। वाक्य के आवश्यक बिंदु क्या होते हैं? वाक्य की रचना शब्दों के योग से होती है। वाक्य आखिर शब्द ही शब्द जोड़कर तो बनते हैं। जैसे राम एक शब्द हो गया, जाता है, जाता शब्द हो गया, है शब्द हो गया, और ये सब मिला करके क्या बन गया? वाक्य बन गया। तो वाक्य की रचना शब्दों या पदों के योग से होती है। वाक्य अपने आप में पूर्ण और स्वतंत्र होते हैं। जब पूरा पढ़ लिया गया कि राम जाता है, तो पूर्ण नहीं हो गया तो पूर्ण हो गया। वाक्य अपने आप में क्या होता है? पूर्ण और स्वतंत्र होता है। वाक्य किसी न किसी भाव या विचार को पूर्णतः प्रकट कर पाने में सक्षम होता है। वाक्य किसी न किसी भाव या विचार को पूर्णतः प्रकट कर पाने में सक्षम होता है। वाक्य से ही तो पता लगता है कि कौन सा विचार है, कैसे क्या कौन कह रहा है। पूरा वाक्य पढ़ने पर ही पता लगता है। वाक्य के आवश्यक तत्व क्या होते हैं? तो वाक्य के आवश्यक तत्व कितने होते हैं? 6। वाक्य के आवश्यक तत्व कितने होते हैं? 6। सार्थकता नंबर 1, तो वाक्य सार्थक होना चाहिए। दूसरा तत्व क्या है? उसमें योग्यता होनी चाहिए। तीसरा अन्वय होना चाहिए। आकांक्षा होनी चाहिए। आकांक्षा मतलब कि वाक्य हम पढ़ रहे हैं, आगे क्या होगा, आगे एक इच्छा होनी चाहिए। निकटता होनी चाहिए। जैसे किसी चीज़, कोई कहानी पढ़ी जा रही है तो उसमें निकटता, समीपता बनी रहनी चाहिए। और पदक्रम होना चाहिए। क्रम से पदों का होना आवश्यक है। जैसे नीचे दिया गया है, तो वाक्य के कितने तत्व हैं? 6। वाक्य के कितने तत्व हैं? 6। क्या-क्या? सार्थक, योग्यता, अन्वय, आवश्यक, निकटता और पदक्रम। अब सार्थकता में वाक्यों में सार्थक शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। निरर्थक शब्द वाक्यों को दोषपूर्ण बना देते हैं। अब समझ में आया कि सार्थक शब्द होना चाहिए, क्योंकि निरर्थक शब्द जो होते हैं वाक्यों को क्या बना देते हैं? दोषपूर्ण। आकांक्षा क्या होती है? आकांक्षा वाक्य में प्रयुक्त शब्द एक दूसरे पर आश्रित होना चाहिए। वही बता रहे हैं ना कि सुनने के बाद दूसरे पद को जानने की इच्छा और होनी चाहिए। यानी कि कोई न कोई पद एक दूसरे पर आश्रित होना चाहिए। जैसे कहानी में आदमी की, मतलब आदमी का लगातार दिमाग ऐसे बना रहता है कि ट्विस्ट कब आएगा। तो उसी तरह कह रहे हैं कि जैसे ऐसे होना चाहिए कि सुनने के बाद दूसरे पद को जानने की इच्छा ही क्या है? आकांक्षा है। यदि वाक्य में आकांक्षा शेष रह जाती है तो उसे अधूरा माना जाएगा। यानी इच्छा की पूर्ति उसमें हो, मतलब उस कहानी का मतलब पूरा होना चाहिए कि नहीं, तो यदि वाक्य में आकांक्षा शेष रह गई तो अधूरा माना जाएगा। आसक्ति या निकटता, वाक्य के पदों के बीच दूरी होना चाहिए। दूरी होनी चाहिए। जैसे हम आज कहें कि मैं आजमगढ़ और कल कहें कि जाऊँगा, तो इसका अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। तो वाक्य में क्या होनी चाहिए? निकटता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? निकटता होनी चाहिए। जैसे कि वाक्य पूरा मतलब एक निकट होना चाहिए कि जैसे मैं कल आगरा जाऊँगा, ठीक है? अगर जाऊँगा कल कहो, आज आगरा तो कहाँ से हो पाएगा? तो वही कह रहा है कि वाक्य में आसक्ति या निकटता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाक्य में प्रयुक्त शब्द ऐसे होने चाहिए कि प्रसंग के अनुसार उसका ज्ञान हो। जैसे संदीप आग से कपड़े धोता है। अब आग से कहीं कपड़ा धोया जाता है? मतलब वाक्य में प्रयुक्त शब्द ऐसे होना चाहिए कि प्रसंग के अनुसार ज्ञान उसका ज्ञान कराए।
ये नहीं कि अनर्गल शब्द दे। अब आग से कहीं कपड़े धोए जाते हैं, अजय पानी से आग जलाता है, कहीं आग से पानी से आग जलता है, तो वही कह रहा है कि ऐसे वाक्य होने प्रयुक्त होने चाहिए जो प्रसंग के अनुसार उसका ज्ञान कराए, कि जैसा शब्द कहा गया वैसा हमें अनुभव हो, हमें ज्ञान हो उस बात का। उपयुक्त दोनों उदाहरणों में योग्यता का अभाव है। अब योग्यता को ही अभाव है कि आग से कहीं कपड़ा धुला जाता है, कहीं पानी से आग जलती है, और क्योंकि आग से कपड़े नहीं धोए जाते, और आग के साथ साबुन का प्रयोग होना चाहिए। दूसरे उदाहरण में भी पानी से आग जलाने की बात अनुचित है, क्योंकि पानी से आग बुझाया जाता है, जलाया नहीं जाता। अन्वय, अब अन्वय का मतलब क्या है? अन्वय का मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ होता है मूल। वाक्य में लिंग, वचन, कारक आदि का क्रिया के साथ एक पारस्परिक संबंध निश्चित रूप से होना चाहिए। अन्वय का शाब्दिक अर्थ होता है कि मूल रूप से लिंग, वचन, काल, कारक आदि का जो है के साथ पारस्परिक संबंध निश्चित रूप से होना चाहिए। जैसे सिद्धार्थ विद्यालय गया, तो ये देखिए कर्ता हो गया, कर्म हो गया और क्रिया हो गई। सीमा बाजार, तो यानी वही कह रहा है कि अन्वय का शाब्दिक अर्थ है कि मूल वाक्य में लिंग, वचन, काल, कारक आदि क्रिया के साथ पारस्परिक संबंध निश्चित होना चाहिए। उसके बाद है प्रथम वाक्य में कर्ता के अनुसार क्रिया पुल्लिंग एकवचन है, द्वितीय वाक्य में सीमा के साथ जाती है। शब्द आएगा क्योंकि सीमा एक स्त्रीलिंग है। पदक्रम, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का उचित क्रम होना चाहिए। जैसे पिएगा पानी प्रदीप, अब मतलब कहने का मतलब है सारा जो है सीरियल से होना चाहिए, पदक्रम निश्चित होना चाहिए, इनका कहने में उल्टा पुल्टा नहीं लिखना चाहिए। उपर्युक्त वाक्य में पदक्रम सही नहीं है, अतः इसे वाक्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वाक्य का सही पदक्रम निम्नानुसार है: कर्ता, कर्म, क्रिया। वाक्य का नियम ये है, पहले कर्ता होनी चाहिए, फिर कर्म होना चाहिए, फिर क्रिया होना चाहिए। यदि दो कर्म हो तो कर्ता प्लस गौण कर्म, प्रधान कर्म, क्रिया। अगर कर्ता होगा तो पहले गौण कर्म लिखा जाएगा, कर्ता होगा, फिर अगर दो कर्म है तो पहले गौण कर्म, फिर मुख्य कर्म, फिर क्रिया लिखी जाएगी। जैसे प्रदीप अब पानी पिएगा, अब जैसे पानी कर्म है, लेकिन अब तो उसके पहले लिख दिया गया, क्योंकि ये गौण है, मेन नहीं है, मुख्य नहीं है, तो प्रदीप अब पानी पिएगा, तो ये गौण कर्म है। तो जैसे प्रदीप कर्ता हो गया, फिर गौण कर्म हो गया, फिर प्रधान कर्म पानी हो गया, फिर पीना क्रिया हो गई। इस तरह वाक्य के मुख्यतः दो अंग हैं। पूछा जाता है क्वेश्चन कि वाक्य के कितने अंग होते हैं, वाक्य के कितने अंग होते हैं। तो वाक्य के मुख्यतः कितने अंग होते हैं? दो, उद्देश्य और विधेय। वाक्य के अंग, अब वाक्य कर्ता को ही क्या उद्देश्य, कर्ता को ही क्या कहा जाता है? उद्देश्य, और क्रिया को विधेय। नहीं तो पूछ लिया जाए कि उद्देश्य क्या है, विधेय क्या है, तो कंफ्यूज हो जाओ। तो कर्ता को ही क्या कहा जाता है? उद्देश्य, और विधेय को क्या कहा जाता है? क्रिया। तो वाक्य के अंग कितने होते हैं? दो, उद्देश्य और विधेय, यानी कर्ता और क्रिया। तो वाक्य के कितने अंग होते हैं? कर्ता और क्रिया, यानी उद्देश्य और विधेय। तो उद्देश्य किसे कहते हैं? जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं, अर्थात क्रिया का कर्ता ही उद्देश्य होता है। क्रिया का कर्ता क्या होता है? उद्देश्य होता है। उदाहरण, मोहन पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में मोहन उद्देश्य है। अब विधेय क्या होता है? उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं, अर्थात कर्ता के बाद आने वाले पद क्या कहलाते हैं? विधेय। उदाहरण, राम क्रिकेट खेलता है, इस वाक्य में क्रिकेट खेलना क्या है? विधेय क्रिया है। अब जो है वाक्य के प्रकार, रचना की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से। तो वाक्य के प्रकार कितने होते हैं? दो, यानी एक रचना की दृष्टि से, एक अर्थ की दृष्टि से। अब रचना की दृष्टि से वाक्य कितने हैं? तो नंबर 1 सरल और साधारण वाक्य, नंबर 2 संयुक्त वाक्य, नंबर 3 मिश्र वाक्य। रचना की दृष्टि से वाक्य कितने होते हैं? 3, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। रचना की दृष्टि से कितने होते हैं? सरल, संयुक्त और मिश्र। और उसके आश्रित उपवाक्य होते हैं संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। अर्थ की दृष्टि से कितने होते हैं? 8,
अर्थ की दृष्टि से कितने हैं? विधानवाचक जिसे हम सरल कहते हैं, सरल वाक्य, निषेधवाचक जिसमें नकारात्मक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक जिसमें आज्ञा दी जाए, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक और विस्मयादिबोधक। यानी विधानवाचक, निषेधवाचक, संज्ञावाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, विस्मयादिबोधक। तो वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 2। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 2। एक रचना की दृष्टि से, एक अर्थ की दृष्टि से। एक रचना की दृष्टि से, एक अर्थ की दृष्टि से। अब रचना की दृष्टि से देखिए, रचना में 3 है। रचना में कितने शब्द हैं? 3। तो ये 3 सरल, संयुक्त और मिश्र। अर्थ, 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 8। अर्थ का मतलब 8 समझ लीजिए। तो अर्थ के आधार पर कितने हैं? 8। विधान का मतलब होता है सरल वाक्य, निषेध, प्रश्न, आज्ञा, इच्छा, संदेह, संकेत और विस्मय आदि। अब वो रचना की दृष्टि से जो वाक्य के भेद हैं, अब हम उन्हें समझते हैं कि सरल वाक्य किन्हें कहते हैं और किसे हम क्या कहते हैं। तो सरल या साधारण वाक्य, जिस वाक्य में केवल उद्देश्य और एक विधेय होता है, यानी कि एक उद्देश्य एक विधेय होता है, वहाँ साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे वाक्य का कर्ता उद्देश्य कहलाता है और क्रिया क्या कहलाती है? विधेय। राज पुस्तक पढ़ता है, जैसे राज हो गया कर्ता, पुस्तक कर्म हो गया, पढ़ना क्रिया हो गई। तो राज्य को हम कर्ता नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें उद्देश्य पूछा जा रहा है, तो मतलब कर्ता को ही उद्देश्य कहा जाता है, लेकिन इसमें उद्देश्य तो राज उद्देश्य है, पढ़ना क्या है? विधेय। यानी क्रिया को ही विधेय कहा जाएगा और उद्देश्यकर्ता को ही उद्देश्य कहा जाएगा। और दूसरा है रोहित क्रिकेट खेलता है। रोहित उद्देश्य है और खेलना क्या है? क्रिया है। ध्यान रहे कि यदि वाक्य में कर्ता एक से अधिक हो और उसकी क्रिया एक हो तो गणना केवल एक उद्देश्य के रूप में करेंगे। कह रहा है जैसे ध्यान रहे, यदि वाक्य में कर्ता एक से अधिक है और क्रिया केवल एक ही है तो गणना केवल एक उद्देश्य के रूप में ही होगी। जैसे प्रदीप, सोनू, अजय, संदीप फुटबॉल खेल रहे हैं, तो ये इतने कर्ता एक में ही जोड़े जाएंगे, फिर कर्ता एक, यानी कि उद्देश्य एक ही होगा। अब संयुक्त किसे कहते हैं? जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य परस्पर जुड़े रहते हैं और दोनों ही प्रधान वाक्य होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य। कहने का मतलब 2 जोड़, जैसे राम विद्यालय गया और वो वहाँ जो है खाना खाया या पढ़ा, तो 2 वाक्य पूर्ण मेन रूप से दोनों जुड़ गए ना। जैसे और पहचान क्या होती है? और से जो जोड़ दिए जाएँ, एवं से, पैर से, परंतु से, लेकिन, अथवा, जो इन सब से जोड़े जाएँ उन्हें ही क्या कहते हैं? तथा, एवं, परंतु और लेकिन, अथवा से जो जोड़े जाएँ, यही इनकी पहचान है। किंतु, परंतु, लेकिन, अथवा, तथा, और, एवं, पर, इस तरह। संयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त वाक्य अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। इनका अर्थ समझने के लिए दूसरे वाक्य पर आश्रित होना पड़ता है। ऐसे वाक्यों में आए उपवाक्य समान अधिकरण उपवाक्य कहलाते हैं तथा वे जिन संयोजकों से जोड़े जाते हैं वे 4 प्रकार के होते हैं। अब संयुक्त वाक्य में तो समुच्चय बोधक, और, तथा, एवं, विरुद्धतावाचक। जैसे विरुद्धतावाचक का मतलब ये, जैसे विरोध में बतलाया जाए कि ये काम वो करता परंतु ऐसा हो गया, ऐसा नहीं करना था। परंतु जैसे विरोध में जो बात की जाए तो उसमें पर, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, किंतु, परंतु, लेकिन। और समुच्चय बोधक का मतलब होता है जोड़ना, तो और, एवं समुच्चय बोधक हो गए। विकल्प सूचक, विकल्प या तो ये काम करो या तो वो काम करो, जिसमें विकल्प दिया जाए, तो या अथवा। परिणाम सूचक, परिणाम, अतः, अतएव, इसलिए। जैसे मैंने ये काम नहीं किया इसलिए वो मारा गया, उसने कार्य नहीं पूरा किया इसलिए वो मारा गया, इस तरह। तो अतः परिणाम सूचक, अतः, अतएव, इसलिए। तो समुच्चय बोधक में और, एवं। विरुद्धतावाचक है पर, परंतु, किंतु, लेकिन, पर, परंतु, किंतु, लेकिन। विकल्प सूचक या अथवा। परिणाम सूचक अतः, अतएव, इसलिए। जैसे है देखिए, मोहन पुस्तक पढ़ता है और राधा पत्र लिखती है। अब दोनों पूर्ण है, देखिए दोनों पूर्ण है, और से जोड़ दिए गए तो ये संयुक्त हो गया, ठीक है। अब चाहे हिंदी में लिखें या अंग्रेजी में, तो ये विकल्प हो गया क्योंकि आपको 2 विकल्प दिया जा रहा है, चाहे ये काम इसमें करो चाहे ये काम इसमें करो, तो ये विकल्प सूचक हो गया।
ये तो हो गया जो है संयुक्त वाक्य यानी समुच्चय बोधक, ठीक है। और ये चाहे हिंदी में लिखो या अंग्रेजी में, तो ये विकल्प दे दिया गया है, ऑप्शन दे दिया गया है, चाहे ये काम करो चाहे ये। बादल छाए और वर्षा होने लगी, ये भी समुच्चय बोधक हो गया, और से जुड़ा है। और एवं से जो जुड़ेगा वो समुच्चय बोधक होगा। भोजन करो या अपने घर जाओ, देखिए विकल्प दे दिया गया है, चाहे भोजन करो चाहे अपने घर चले जाओ। या वह सोया रह गया और गाड़ी चली गई, ये भी समुच्चय बोधक जोड़ा गया यानी संयुक्त वाक्य है। सोहन पढ़ता है और मोहन लिखता है, ये भी समुच्चय बोधक है। मैं आपसे मिलना तो चाहता था लेकिन मुझे समय नहीं मिलता, लेकिन किंतु परंतु ये क्या हो गया, विरुद्धात्मक हो गया। देखिए पर, परंतु, किंतु, लेकिन, तो ये क्या हो गया, विरुद्धात्मक वाक्य हो गया। तो हमें ये समझना है। तो संयुक्त वाक्य में देखिए संयुक्त वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 4। संयुक्त वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 4। एक समुच्चय बोधक संयोजक यानी जो समुच्चय बोधक यानी जो जोड़ा जाता है समुच्चय बोधक, और एवं से जो जोड़ा जाता है वो समुच्चय बोधक होता है। विरुद्धता सूचक पर, परंतु, किंतु, लेकिन, वो विरुद्धता सूचक होता है। विकल्प सूचक या अथवा होता है। परिणाम सूचक अतः, अतएव, इसलिए। आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्योंकि हमने बहुत प्रयास किया। तो चलिए देखते हैं मिश्र वाक्य क्या है। अब मिश्र वाक्य की सबसे बड़ी तो पहचान ये है कि पहला जो है अधूरा रहता है, जैसे राम ने कहा, पूर्ण ही नहीं है। उसके आगे जो होगा उससे पूर्ण होगा, तो इसलिए वही होगा। देखिए जिस वाक्य में एक सरल वाक्य और उसके आश्रित एवं अधिक आश्रित उपवाक्य है वो मिश्रित वाक्य। अब जैसे जैसे आपने कहा, अब इतना कोई पूरा लग रहा है नहीं, तो ये अधूरा है। वैसा ही मैंने किया, जैसा आपने कहा वैसा ही मैंने किया। तो इसके आश्रित एक अधिक आश्रित एक सरल वाक्य और इसके आश्रित उपवाक्य हो तो मिश्रित होता है। जैसे वैसा मैंने किया सरल वाक्य हो गया, तो ये उपवाक्य है आश्रित। जैसे आपने कहा वैसा मैंने किया, मैं देखता हूँ कि, देखिए सीधे आप समझिए कि एक अधूरा रहेगा। जैसे आपने कहा अब आगे कोई पूर्ण हो ही नहीं रहा है, तो और उसके बाद वैसा ही मैंने किया, फिर कॉमा लग जाएगा, उसके बाद जो है जो पूर्ण होगा, तो 2 वाक्यों में एक अधूरा रहेगा एक पूरा, आप इतना समझ लीजिए, वो हो जाएगा मिश्रित वाक्य। मिश्र वाक्य में आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं। अब आश्रित उपवाक्य क्या होते हैं, जैसे उपवाक्य शब्दों का वह समूह जिसे पूर्ण अर्थ या विचार प्रकट होते हैं। देखिए ये उपवाक्य है, शब्दों का वह समूह जिससे पूर्ण अर्थ या विचार प्रकट होते हैं, जिसका स्वतंत्र उद्देश्य और स्वतंत्र विधेय होता है, उसे उपवाक्य कहते हैं। अब जैसे ये पूरा है ना, तो ये उपवाक्य हो गया, और ये आश्रित है। तो उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 3, स्वतंत्र, प्रधान और आश्रित उपवाक्य। अब संज्ञा क्या है, जिस वाक्य का प्रयोग प्रधान उपवाक्य की संज्ञा के स्थान पर होता है। जिस उपवाक्य का प्रयोग प्रधान उपवाक्य की संज्ञा के स्थान पर होता है तो उसे क्या कहा जाता है, संज्ञा उपवाक्य। जैसे ये उपवाक्य संयोजक से जोड़े, संदीप ने कहा, ये प्रधान है, प्रधान उपवाक्य हो गया। आज मुझे घर जाना है, तो ये आश्रित उपवाक्य हो गया। संदीप ने कहा कि आज मुझे घर जाना है, देखिए संज्ञा पर आश्रित है, तो ये संज्ञा आश्रित उपवाक्य हो गया। और संदीप ने कहा, ये यानी कि दूसरा जो है, जो ये आश्रित उपवाक्य होता है, ये आश्रित उपवाक्य होता है और ये प्रधान होता है। जैसे मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आओगे, मुझे विश्वास है कि, ये प्रधान उपवाक्य हो गया। आप अवश्य आओगे, ये संज्ञा आश्रित हो गया। आप अवश्य आओगे, ये संज्ञा पर आश्रित है, तो ये संज्ञा आश्रित उपवाक्य हो गया। मोहन ने कहा कि वह दिल्ली जा रहा है। अब देखिए प्रधान आगे वाला प्रधान उपवाक्य होगा, और वह दिल्ली जा रहा है, मोहन ने बताया, मतलब मोहन कह रहा है ना किसी को, तो वह दिल्ली जा रहा है, तो वह यानी कि ये कर्ता हो गया, दिल्ली जा रहा है, संज्ञा पर आश्रित है, तो ये होगा प्रधान उपवाक्य और ये होगा संज्ञा आश्रित। जैसे वह दिल्ली जा रहा है, तो ये संज्ञा। प्रधान उपवाक्य क्या प्रश्न करने से जो उत्तर आता है वही संज्ञा उपवाक्य। जैसे मोहन ने कहा, क्या वह दिल्ली जा रहा है, तो हाँ वह दिल्ली जा रहा है। जैसे क्या प्रश्न करने से उत्तर आता है, पिता की इच्छा है कि बेटी इंजीनियर बने।
अब पिता की क्या इच्छा है कि बेटी इंजीनियर बने, क्या बने? इंजीनियर बने। पिता की इच्छा है बेटी इंजीनियर बने, तो ये क्या हो गया? संज्ञा आश्रित है, यानी कि पिता की इच्छा है ना, तो पिता संज्ञा है, ये संज्ञा आश्रित इंजीनियर बने, यानी संज्ञा के ऊ ऊपर है ना, तो पिता इंजीनियर बने। तो प्रधान उपवाक्य पर क्या प्रश्न करने पर, जैसे पिता की इच्छा है कि बेटी इंजीनियर बने, तो पिता की इच्छा है कि बेटी क्या बने? तो ये हो गया, जहाँ क्या का उत्तर आता है वही संज्ञा हो जाता है। आई बात समझ में? जैसे है कि माता की इच्छा है कि बेटी बेटी की शादी कर दी जाए, तो माता की क्या इच्छा है? बेटी की शादी कर दी जाए, ऐसे। तो शादी करना क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कर्ता, कर्ता की इच्छा पर डिपेंड है ना, तो हो जाएगा संज्ञा उपवाक्य। कर्ता यही तो है, पिता की इच्छा है। क्या इच्छा है? पिता प्रश्न कर रहा है, कोई प्रश्न कर रहा है कि पिता की क्या इच्छा है कि बेटी इंजीनियर बने, तो इंजीनियर बनना, तो ये पिता की तो इच्छा है, तो पिता हो गया विधेय, यानी जो है प्रधान उपवाक्य हो गया पिता। और ये संज्ञा पर डिपेंड है, जो संज्ञा कह रहा है तो इस संज्ञा उपवाक्य है। विशेषण उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य किसी संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले उपवाक्य क्या कहलाए? विशेषण। जैसे विशेषण आश्रित उपवाक्य का प्रारंभ जो, जिसे, जिसने, जिसको, जिनके, यानी कि ज से जो बने, जैसे जो, जिसे, जिसने, जिसको, जिसको, जिनके लिए आदि से होता है। तो विशेषण की पहचान जा से शुरू होगी। कहने का मतलब जो, जिसे, जिसने, यानी विशेषण उपवाक्य आप कैसे पहचानेंगे? तो देखिए, विशेषण का जो जहाँ जो से जुड़ा रहेगा, देखिए चाहे जो आगे रहे चाहे जा पीछे रहे। मैंने एक आदमी देखा जो बहुत लंबा था, तो मैंने एक आदमी देखा प्रधान उपवाक्य है, और जो ये विशेषण देखिए जुड़ गया, तो ये विशेषण उपवाक्य हो जाएगा, विशेषण आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। आदमी क्योंकि लंबा है ना, तो लंबाई बता रहा है, तो जो, जिसने, जिसको, जैसे, इससे अगर जुड़ेगा, जा से अगर जुड़ेगा, तो वो चाहे आगे लिखा जाए चाहे पीछे बीच में लिखा जाए। देखिए, जो व्यक्ति दान करता है वह दानी है, तो प्रधान उपवाक्य हो गया दान करना, और वह दानी है क्या हो गया? विशेषण आश्रित। दानी विशेषण आश्रित, जो व्यक्ति दान करता है, तो ये प्रधान उपवाक्य हो गया। और जो लिखा है ना, तो ये विशेषण आश्रित उपवाक्य। इधर वाला क्या हो जाएगा? कर्ता आश्रित, विशेषण व आश्रित। दानी विशेषण है ना, विशेषता है। बाहर एक लड़की है जिसके बाल सफ़ेद हैं, अब बाहर एक लड़की है, अब देखिए जिसके आ गया, जैसे जोड़ा, जैसे जा से जो जोड़ा जाएगा, कहने का मतलब जैसे, जो, जिसके, जिसने, जिसको, इस तरह, तो वो विशेषण आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। प्रधान उपवाक्य पर कौन, किसे, किन्हें आदि से प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वही विशेषण उपवाक्य होता है। जैसे विशेषण उपवाक्य, जो उपवाक्य प्रधान क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण है की विशेषता का बोध कराते हैं उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। अब क्रिया विशेषण क्या है? जो क्रिया के साथ लगे, जैसे, जैसे, वैसे वैसे, जैसे जैसे, यानी कि जैसे जैसे, क्योंकि, इसलिए, जो क्रिया के साथ जुड़े। यदि, यद्यपि, जहाँ, जिधर, प्रायः, जब, जो शब्दों का, जैसे देखिए, जैसे का विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण के उपवाक्य 5 प्रकार के। विशेषण के उपवाक्य कितने होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। तो कालवाची विशेषण, अब देखिए नियम पहचान पढ़ने से समझ में नहीं आएगा, पहले हम उदाहरण देखेंगे। तो ज्यों ही मैं स्कूल से बाहर निकला खेल समाप्त हो गया। समय बता रहा है ना कि जैसे ही मैं स्कूल से बाहर निकला खेल क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो ये कालवाची है। ज्यों ही मैं, तो ये क्या हो गया? कालवाची क्रिया विशेषण। देखो बाहर आया या क्रिया कर रहा है ना, कि ज्यों ही स्कूल से बाहर आया, चल रहा है ना, कार्य कर रहा है, तो ज्यों ही ये क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्रिया के साथ जब लगे, यानी कि ज्यों ही स्कूल से बाहर आया खेल समाप्त हो गया। अब स्थान, जिधर देखो उधर भ्रष्टाचार है, तो जिधर देखो उधर, जिधर उधर देखिए ये बता रहा है ना, या जिधर उधर, तो जिधर देखो उधर, अगर आप देखेंगे तो स्थान ही तो देखेंगे, कि जिधर उधर स्थान बता रहा है ना, तो ये स्थानवाची हो जाएगा। और रीतिवाचक, बच्चा वैसा ही करता है जैसा देखता है, तो जैसा वैसा इस तरह होगा, तो रीतिवाची उपवाक्य होगा क्रिया विशेषण। परिणाम, जितना तुम पढ़ोगे उतना समझ आएगा। जितना तुम पढ़ोगे, देखो परिणाम बता रहा है ना कि जितना तुम पढ़ोगे, परिमाण बता रहा है, और उतना ही समझ में आएगा। जितना में मतलब एक लिमिट है, आप
ओवर कर नहीं सकते कोई जितना पढ़ोगे उतना ही समझ में आएगा। और परिणाम यानी कारणवाचक क्रिया विशेषण है, तो यदि वर्षा होती तो उपज अच्छी होती। यहाँ देखिए कारण बताया जा रहा है, हेतु सूचक, हेतु सूचक, हेतु यानी कि यदि वर्षा होती तो उपज अच्छी होती, तो यहाँ कारण बताया जा रहा है, कारण पर डिपेंड है, तो ये भी क्रिया, ये हेतु सूचक क्रिया विशेषण है। यानी वर्षा का होना क्रिया है ना, उपज बढ़ना भी क्रिया है, तो वही क्रिया जब क्रिया के साथ संबंध होगा तो क्रिया विशेषण के उपवाक्य अगर पूछा जाए तो कितने प्रकार के हैं, तो विशेषण, क्रिया विशेषण, अब ये हो गए जो है, ये पहले किस्म जो है अर्थ की दृष्टि से। अब अर्थ, अर्थ का हमने बताया था आ से अर्थ, आ से आठ, तो विधानार्थक यानी विधान, जिस वाक्य में कार्य करने या होने का वर्णन हो वहाँ विधानवाचक, जैसे संदीप सोता है। अब विधान अर्थक या विधानवाचक यानी अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं, 8 हैं। अर्थ की दृष्टि से कितने हैं, 8 हैं। अब देखिए विधानार्थक या विधानवाचक वाक्य, जिस वाक्य में कार्य करने या होने का वर्णन हो, यानी कार्य या तो कर रहा है या कार्य हो रहा है, तो उसे विधानवाचक है। जैसे प्रदीप सोता है, सो रहा है, गाय दूध देती है, कार्य हो रहा है, काजल गीत गा रही है, तो देखो काजल कार्य कर रही है, तो जहाँ कार्य करने या होने का वर्णन हो तो वहाँ विधानवाचक होता है। निषेधवाचक आप लोग जान ही रहे हैं कि ऐसे वाक्य जिनसे किसी वाक्य के न होने का बोध होता है, जहाँ निगेटिव हो, जहाँ नकारात्मक हो, जैसे अग्रिमा विद्यालय नहीं गई, जहाँ ना की बात हो, नहीं हो, वो निषेधात्मक होगा। उसने चाय नहीं पिया, आपका इस समय बाजार जाना उचित नहीं है। अब प्रश्नवाचक आप जान ही रहे हैं, जहाँ प्रश्न किया जाए, जैसे तुम अपने घर कब आओगे, देखो ये प्रश्नवाचक शब्द है। परीक्षा फल कब मिलेगा, ये प्रश्नवाचक, देखिए क्वेश्चन मार्क भी लगा है। आप कहाँ रहते हैं, कहाँ प्रश्नवाचक है, तो ये प्रश्नवाचक हो गया। आज्ञार्थक शब्द क्या होगा, जैसे जिन वाक्यों से आज्ञा, आदेश, प्रार्थना, उपदेश, देखिए आज्ञार्थक एक ही, आज्ञा देने से ही नहीं होती है, देखिए आज्ञा आदेश मान लीजिए एक ही है, प्रार्थना करना और उपदेश देना भी क्या है, आज्ञा है। यानी प्रार्थना करना, उपदेश देना भी क्या है, आज्ञा है। जैसे कक्षा से बाहर जाओ, आदेश दिया जा रहा था तो आज्ञा है ही। अपने से बड़ों का आदर करो, तो जहाँ उपदेश दिया जाएगा अभी ने, तो वो क्या होगा, वो भी आज्ञा होगी। अब आप घर जा सकते हैं, तो ये भी आज्ञा है, अब आप घर जा सकते हैं। तो जहाँ प्रार्थना किया जाए, उपदेश दिया जाए, आदेश दिया जाए, वहाँ क्या होगा, आज्ञार्थक होगा। क्वेश्चन देखिए पाँचवां है, नंबर 5 है विस्मयार्थक या विस्मयादि बोधक। अब विस्मय का मतलब होता है जहाँ आश्चर्य की बात हो, तो जिन वाक्य में विस्मय हो यानी शोक हो, घृणा हो, खुशी हो, हर्ष हो आदि के भाव व्यक्त होते हैं, उन्हें विस्मयार्थक या विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाते हैं। जैसे वाह कितना, जैसे विस्म, जहाँ आप सिंपल सा समझिए कि जहाँ कहीं कहीं भाई नहीं लगा रहता, कॉमा लगा रहता है, कहीं कहीं ये जहाँ वो लगा रहेगा संबोधन, वहीं समझ लीजिए विस्मयादि। तो जैसे अगर वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो यहाँ हर्ष की बात है, खुशी की बात है, तब भी यहाँ ये भी विस्मयार्थक है। अरे आप आ गए, तो जैसे अरे आप आ गए, तो इस तरह। तो जैसे आदमी कह रहा अरे, तो विस्मय हो नहीं रहा है, जैसे छी छी कितनी गंदगी है, तो जैसे गंदगी से आदमी को घिन आती है ना, घृणा होती है, तो वहाँ घृणा होगा, इस तरह। अब इच्छार्थक या इच्छावाचक, जिन वाक्यों से इच्छा, आशीर्वाद, स्तुति आदि का ज्ञान होता है उसे भी इच्छार्थक। अब इच्छा का मतलब जैसे आदमी अपनी इच्छा से जो दे, जैसे आदमी अपनी इच्छा से आशीर्वाद देता है, जैसे किसी को आदमी आशीर्वाद दे रहा है, स्तुति कर रहा है यानी प्रसन्न कर रहा है, तो ये इच्छावाचक होता है, इच्छार्थक, इच्छावाचक। जैसे ईश्वर तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करे, आशीर्वाद दे रहा आदमी ना, तो यहाँ भी इच्छा होगी क्योंकि अपनी इच्छा से आशीर्वाद दे रहा है, आइए अब घर चला जाए, अपनी इच्छा से बुला रहा है, इच्छावाचक। आप दीर्घायु हो, आशीर्वाद दे रहा, तो ये भी इच्छावाचक होगा। संदेहार्थक या संदेह, ऐसे वाक्य जिनमें संदेह या संभावना का बोध हो उसे संदेहार्थक कहते हैं। जैसे जहाँ संभावना हो, जहाँ जैसे संदेह हो, जैसे शायद वह आज चली जाए, शायद
यानी कि पता नहीं है, लेकिन ये भी हो भी सकता है कि जाए या हो भी सकता है कि ना भी जाए। हो सकता है जाए और हो सकता है ना भी जाए। तो शायद वह चली जाए, तो यहाँ संभावना व्यक्त करें कि शायद शायद अगर लग गया तो ये समझ लो कि संभावना व्यक्त की जा रही है, तो शायद तो संभावना व्यक्त की जा रही। अब तक वह चला गया होगा। अब इनको क्लियर नहीं पता है, संदेह बता रहा है कि अब तक वह चला गया होगा। देखिए होगा, होगी इस तरह होगा, संदेहवाचक ही होगा। तो शायद होगा तो हाँ संभावना व्यक्त होगी, अब तक वह चला गया होगा, यहाँ इसमें भी संदेह है। अब संकेतार्थक देखिए, संकेतार्थक वाक्य जहाँ एक वाक्य दूसरे वाक्य की संभावना बताए वहाँ संकेतार्थक। अब देखिए संकेत कैसे, जैसे कह रहा है कि यदि वर्षा अच्छी होती तो फसल। अब संकेत कर रहा है ना किसको, वर्षा के ऊपर, कि अगर भाई वर्षा अच्छी होती तो फसल अच्छी होती। तो संकेत कर रहा है वर्षा को कि वर्षा अच्छी होती तब फसल अच्छी होती। संकेत कर रहा है ना, यदि परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे, अगर परिश्रम करोगे तभी सफल होगे। संकेत मतलब कहने का मतलब एक बात बताकर दूसरे को बता रहा कि अगर आप ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। तो जहाँ ऐसी संभावना व्यक्त की जाए, यानी ऐसा बताया जाए यदि वर्षा अच्छी होगी तभी फसल अच्छी होगी, यदि परिश्रम करोगे तब ये काम होगा। जैसे तुम आते तो मैं चलता, वो पानी न बरसता तो धान सूख जाता। जैसे किसी बात को किसी के होने से कोई लाभ हो, जैसे बताया जाए कि काम वो करता तो हो जाता, अगर ऐसा तो वहाँ संकेतार्थक होगा। अब वाक्य रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण। अब देखिए रूपांतरण मतलब बदलना है वाक्य में। जैसे कह रहे हैं कि सरल वाक्य दिए हैं, सरल वाक्य का मिश्रित वाक्य में रूपांतरण परिवर्तन करना। तो जैसे सरल वाक्य है, गरजने वाले बादल बरसते नहीं हैं। अब मिश्र वाक्य हम बताए थे ना कि एक अधूरा रहेगा एक पूरा रहेगा। तो मिश्रित में जो गरजते हैं, अब कौन गरज रहा है कोई पता ही नहीं लग रहा, वे बरसते नहीं। अब कंप्लीट हुआ वाक्य। तो जो गरजते हैं वे बरसते नहीं। और सरल वाक्य ये हो जाए, गरजने वाले बरसते नहीं, ये सरल वाक्य हो गया। सरल वाक्य, अजय ने अपने मित्र की कार खरीदी। अजय ने वह कार खरीदी जो उस मित्र की थी। सरल वाक्य देखिए, अजय ने अपने मित्र की कार खरीदी। अब उसी को इन्होंने मिस्र मिस्र में कर दिया मिश्रित, अजय ने वह कार खरीदी। अब जो जोड़ दिया, जो उसके मित्र की थी, ये मिश्रित हो गया। मतलब आधा कर दिया और पूर्ण मतलब आश्रित कर दिया एक दूसरे के ऊपर। सरल वाक्य संभवतः वह आ जाए, हो सकता है वह आ जाए। अब देखिए कामा लग गया, दोनों वाक्य अलग अलग हो गए, तो ये हो गया मिश्रित वाक्य। अब देखिए सरल वाक्य, शाम होते ही वह चला गया। अब मिश्रित बनाना है, जैसे ही शाम हुई वह चला गया। सरल वाक्य, चोरी करने वाला आदमी पकड़ा गया। अब मिश्रित क्या होगा, जो आदमी चोरी करता था वह पकड़ा गया। कहने का मतलब दोनों अलग कर दिया जाएगा, एक दूसरे के ऊपर आश्रित कर दिया जाएगा, जैसे अधूरा कर दिया जाएगा, दूसरा मिलने पर ही पूर्ण होगा। सरल वाक्य करके संयुक्त बनाना है। देखिए वह खाना खाकर सो गई, उसने खाना खाया और सो गई। अब ये संयुक्त है, संयुक्त में और या से जोड़ना है। और इसके अलावा संयुक्त में जैसे और, या, नहीं, किंतु, परंतु, लेकिन और अतः अतः अतएव, इसलिए, इस तरह के संयुक्त ऐसे जो है जोड़े जाएंगे। तो सरल वाक्य, संदीप खिलाड़ी होने पर भी कभी फेल नहीं होता। अब इसका संयुक्त बनाना है कि संदीप खिलाड़ी है लेकिन फेल कभी नहीं होता। संदीप कहने का मतलब खिलाड़ी भी है, पढ़ता है लेकिन फेल नहीं होता। तो संदीप खिलाड़ी होने पर भी कभी फेल नहीं होता, ये तो सरल हो गया। अब संयुक्त बनाना है, संदीप खिलाड़ी है लेकिन फेल कभी नहीं होता। सरल, रोहित घर जाकर सो गया। रोहित घर जाकर सो गया, नॉर्मल हो गया। लेकिन यही जोड़ना है, तो रोहित घर गया और सो गया, तो और से इसे जोड़ दिया, समुच्चय बोधक है शब्द ये। सरल वाक्य, माँ ने बच्चों को नहला करके क्या स्कूल भेज दिया। अब इसे संयुक्त करना है, दोनों को जोड़ना है। तो माँ ने बच्चों को नहलाया और स्कूल भेज दिया, और से इसे जोड़िए। संयुक्त का मतलब जोड़ना, मिलाना। सरल, प्रातः काल होने पर पक्षी चहकने लगे, यानी प्रातः काल हुई और पक्षी चहकने लगे, चाहे प्रातः काल होती है और पक्षी चहकने लगते हैं। अब संयुक्त वाक्य का मिश्रित बनाना है। संयुक्त वाक्य, वह बाजार गया और उसने पुस्तकें खरीदी।
वह बाज़ार गया क्योंकि उसे पुस्तक खरीदनी थी, क्योंकि इसलिए ये लगेगा मिस्र में। तो वह बाज़ार गया क्योंकि उसे पुस्तकें खरीदनी थी। संयुक्त कहानी स्पष्ट थी कि मैं पढ़ ना सका, कहानी स्पष्ट थी कि अतः मैं पढ़ ना सका। अब संयुक्त है, अब मिस्र बनाना है तो कहानी इतनी अस्पष्ट थी कि मैं पढ़ ना सका। ठीक है? संयुक्त वाक्य, अब संयुक्त वाक्य है आपके पास प्रतिभा है इसलिए अच्छे लेखक हैं। अब मिश्र वाक्य आप अच्छे लेखक इसलिए हैं, देखिए वही इसलिए इस तरह कर दिया गया कि आपके पास प्रतिभा है। संयुक्त वाक्य बस आई और बस स्टैंड पर चहल पहल बढ़ गई। अब जैसे ही बस आई यानी कि जब बस आई तब बस स्टैंड पर चहल पहल बढ़ गई। कुल मिला के उसे वैसे जोड़ देना है। मिश्र वाक्य में जैसे यह वही लड़की है जो मुझे बाजार में मिली थी, अब सरल बनाना है, यही लड़की मुझे बाजार में मिली थी, सीधा सीधा कह दो। और मिश्र वाक्य में यह वही लड़की है, यानी तुमको रुकना है, बहुत मतलब जो है रुक कर बताना है। मिश्र वाक्य माँ ने नेहा से कहा कि वह शादी कर ले। अब माँ ने नेहा को शादी करने के लिए कहा, सीधा कह दो। जैसे इसमें थोड़ा सा मुझसे कहना है, जैसे मिश्र वाक्य उसने कहा मैं मेहनती हूँ, और इसी को सरल भाषा में उसने स्वयं को मेहनती बताया। देखिए कितना आराम से हो गया। मिश्र वाक्य जिसकी आय कम है उन्हें मितव्ययी होना चाहिए। सरल वाक्य कम आय वालों को मितव्ययी होना चाहिए। मिश्र वाक्य जब वर्षा होती तभी मोर नाचते और वर्षा होने पर मोर नाचते हैं। कहने का मतलब उसको अलग कर देना है, और उसको जैसे एक अधूरा एक पूरा इस तरह करके पूरा करना है। संयुक्त का सरल वाक्य, संयुक्त जैसे वह बाजार गया और ये देखिए और से जोड़ा गया है ये, और सरल वह बाजार जाकर कपड़ा खरीद लाया, यानी कि वो निशान हटा देना है जहाँ जुड़ा उड़ा है। संयुक्त वह हिंदी पढ़ती है और चली जाती है, तो वह हिंदी पढ़ के चली जाती है, पढ़कर चली जाती है, सीधा कर देना है, इसको हटा देना है। जैसे जो चीज़ बताया जाए कि ये इसको सरल में बनाओ, वो जो जोड़ा गया है जैसे और से जोड़ा गया तो और आप इसको हटा के सरल कर दीजिए। संयुक्त वाक्य सिद्धार्थ बाजार गया और पुस्तक खरीद लाया, तो सिद्धार्थ बाजार जाकर पुस्तक खरीद लाया, जाकर कर दीजिए, जुड़ गया और हटा दीजिए। संयुक्त वाक्य संदीप गरीब है पर बेईमान नहीं है। देखिए संयुक्त वाक्य है पर से जोड़ा गया है, और सरल वाक्य संदीप गरीब होते मतलब सरल वाक्य में कुछ भी जोड़ा नहीं रहेगा, वो डायरेक्ट कह दिया जाएगा। संयुक्त वाक्य अजय ने कठिन परिश्रम किया अतः उत्तीर्ण हो गया, और सरल वाक्य कठिन परिश्रम करने के कारण अजय यहाँ देखिए अतः से जोड़ा गया है। तो चलिए आज इतना ही, आज हम वाक्य की रचना लेके आए हैं। अब कल इस पर हम जो है आप लोगों को आप इसको अच्छे से पढ़िए, और कल हम इस पर जो है 70 टॉप क्वेश्चन करा देंगे जो कि परीक्षाओं में आए हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज यहीं तक, धन्यवाद।